फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन भी एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन पूछा जाता है उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इस वीडियो के थ्रू आपने अगर अभी तक कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं पढ़ा है तो उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ लिया पहले से तो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो भी कंटेंट है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, मस्ट डू वाले क्वेश्चंस हैं। तो आपको एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस तो ज़रूर पता होने चाहिए, और साथ साथ में मैं ये भी बताता चलूँगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना। और दूसरी चीज़, इस वीडियो का जो भी पीपीटी आपको दिख रही है इसका पीडीएफ आपको मैं @बेंकोरियम टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। तो अभी आपको नोट डाउन कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं जो बोलूँगा उसे सुनते जाना और जो पीपीटी में लिखा है उसको देखते जाना है। इतना करेंगे, जब दोबारा अपने आप पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपका सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कंप्यूटर जनरेशंस। ठीक है, कंप्यूटर जनरेशंस तो अभी तक जो है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और एक और है फिफ्थ जनरेशन। सेकेंड, हाँ, एक और है अभी जो फिफ्थ जनरेशन। तो ये यहाँ पे जनरेशन मेंशन है, और किस जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी के बेस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, अपने आरआरबी और अदर एग्ज़ाम्स में। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती और टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती वैक्यूम ट्यूब। ईयर आज तक अभी नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी ईयर आप एक बार पढ़ लेंगे ताकि इन केस अगर पूछ लिया जाए तो आप कर पाएँ। 1946 टू 1959 के बीच का जो ईयर था वो फर्स्ट जनरेशन का था। टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब थी और लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मतलब ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को समझती है, 0 और 1 के फॉर्म में जो है काम होता है, उस चीज़ को, उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया और इसका ड्यूरेशन था 1959 टू 1965, और इसमें जो है ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे। टेक्नोलॉजी डायरेक्टली पूछेगा कि सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, तो आंसर है आपका ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, जो आजकल मॉडर्न युग में चल रही हैं, मॉडर्न जनरेशन्स वाली लैंग्वेजेस जिनको इंग्लिश में मतलब यूज़र फ्रेंडली होती हैं, वो इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं। ऐसी लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इनका ड्यूरेशन है 1965 टू 1971, और टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, इम्पॉर्टेंट है। और फोर्थ है, इसमें फोर्थ जनरेशन यूज़ की जाती है लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का ही पार्ट है। 1971 टू 1980 इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है VLSI। और फिफ्थ जनरेशन में जो है 1980 के बाद जो भी टाइम है अभी तक का, उसमें ULSI टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। VLSI और ULSI का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मेंशन है, VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI का फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो याद रखना कि किस जनरेशन में यूज़ किया जाता था और इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, MPEG का फुल फॉर्म क्या है। ये देखिए, ये इमेज के फॉर्मेट हैं। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, याद है। JPEG का फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। IGMP का फुल फॉर्म है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल लिखा हुआ। IPsec का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। PNG का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इनके फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एब्रिवेशंस हैं, इनको याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं किन्हीं भी एग्ज़ाम्स में। 2-4 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। UPS का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एज नेम, वैसे ही इसका काम भी है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का मतलब एक तरह से इन्वर्टर की तरह काम करता है। जब लाइट चली जाती है तो वो कंप्यूटर को
बैकअप प्रोवाइड करता है। यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एमएस वर्ड में जब आप कंट्रोल ए दबाते हैं तो पूरा का पूरा इंटायर जो पैराग्राफ होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। जब कंट्रोल सी दबाएंगे आप तो पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, और कंट्रोल वाई से रीडू होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है। रीडू का मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड और अंडू का मतलब एक स्टेप बैकवर्ड। ये कंप्यूटर में सिस्टम होता है। तो ये कमांड जो है याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर से रीडू और अंडू का कमांड कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। इस चीज़ का PDF @Benquarium टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। अभी सिर्फ आप चीज़ों को सुनते रहिए, और जब दोबारा आप खुद से PDF से अपने आप पढ़ेंगे तो आपका जो है सब कुछ एकदम प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। पहला फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया था इंटेल कंपनी ने बनाया था, और इसका नाम था 4004। CPU में 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक CPU, दूसरा ALU और तीसरा मेमोरी। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो फुल फॉर्म में बता रहा हूँ इनको जो है आप बाद में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कोई भी इंटेलिजेंट डिवाइस जो भी नेटवर्किंग में यूज़ की जाती है उसके पास अपनी मेमोरी होती है, चूँकि मेमोरी पर ही तरह तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, उसी पे कमांड दे दे के हम जो डेटा है उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। डेटा और इन्फॉर्मेशन ये भी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेटा का मतलब होता है अनऑर्गेनाइज्ड जो फॉर्म में हमारे पास फैक्ट अवेलेबल हैं उनको डेटा बोलते हैं। जब उसी डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसको इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। कई बार डेटा और इन्फॉर्मेशन पे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, और वहीं डेटा एक डिस्क्रीट डेटा होता है, उसका वो मीनिंगलेस होता है। जब उसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो एक वो प्रॉपर जो है ऑर्डर में आ जाता और एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है। CPU देखिए, CPU कैच मेमोरी से डील करता है। कैच मेमोरी रैम से डील करती है और उसके बाद हार्ड डिस्क। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे जो फास्टर मेमोरी होती कैच होती, कैच के बाद फिर रैम होती, रैम के बाद फिर हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। DIME इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट इंटरनेट मैसेज इनकैप्सुलेशन। FOSS का फुल फॉर्म है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कैप्चा का फुल फॉर्म है कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ये अच्छा, ये चीज़ जो है ध्यान दीजिएगा कि कैप्चा जो है कैप्चा इसलिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में ताकि कंप्यूटर को ये पता चल सके कि सामने वाला इंसान है या फिर रोबोट, इसीलिए कैप्चा का यूज़ किया जाता है। कैप्चा का फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। MS वर्ड में जब अगर आप डॉक्यूमेंट कोई बनाते हैं और डॉक्यूमेंट को कोई नाम अपनी तरफ से नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट अपना नाम ले लेता है वो है डॉक्यूमेंट 1। XOR और XNOR ये 2 यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में आते हैं। गेट का जो यूज़ होता है वो सर्किट डिज़ाइनिंग में करते हैं, मतलब सिग्नल्स को भेजने में, क्योंकि गेट ही वो तरीका है जिसके थ्रू हम हाई और लो वोल्टेज जो है कब हाई होगा कब लो होगा, ये गेट के थ्रू ही हम लोग डिज़ाइन करते हैं और इसका यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट में किया जाता है। ये बेसिक चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ के याद कर सकें। ऐसे डायरेक्टली अगर उसको मेमोराइज़ करेंगे तो भूल जाएंगी चीज़ें। तो .bat ये एक फॉर्मेट है बैच फाइल का, तो इसका बैट का मतलब बैच फाइल फॉर्मेट है। .com जो है MS-DOS कमांड फाइल का ये जो है आपका एक्सटेंसन है। तो DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS एक्सेल में ये 2 कमांड इम्पॉर्टेंट हैं। MS एक्सेल में एक इंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए जो कमांड दिया जाता है वो है शिफ्ट प्लस स्पेस। MS एक्सेल में
कंट्रोल प्लस स्पेस कमांड दिया जाता है इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। टाइप्स ऑफ मेमोरी देखिए, पहला है सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसमें दो मेमोरीज आती हैं, रैम और रोम। दूसरा है ऑप्टिकल मेमोरी, इसमें CD रोम, CDR, DVD और HVD आती है। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। मैग्नेटिक मेमोरी में ये दो मेमोरीज आती हैं, एक है HDD, इसका फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फुल फॉर्म इन सब के बड़े ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फ्लैश मेमोरी में देखिए आता है पेन ड्राइव मेमोरी और मेमोरी कार्ड आते हैं। जो चिप वाली मेमोरी होती है ये जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। जैसे कि आप पेन ड्राइव में कोई मूवी जब डाल देते हैं उसके बाद पेन ड्राइव आप कंप्यूटर से निकाल के कहीं भी रख देते हैं, ठीक है, तो डेटा उसमें स्टोर रहता है और उस डेटा को डिलीट आप तभी कर पाएंगे जब आप उसको फिर से कंप्यूटर में लगाएंगे। जब आप उसे डिलीट करते हैं तो डिलीशन एक तरीके का सिग्नल देने का काम करता है। जब इधर से आप बटन डिलीट का दबाते हैं और वहाँ पे सिग्नल जाता है और वो सिग्नल जाके उस डेटा को इरेज कर देता। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है टेक्निकल लैंग्वेज में कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है फ्लैश मेमोरी में। फ्लैश मेमोरी में जनरली जो है चिप वाली मेमोरीज़ यूज़ की जाती हैं। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। अगला है बिट। बिट क्या होता है? देखिए जो सिंगल बाइनरी डिजिट होती है ना इनको बिट बोलते हैं। जैसे 1 एक बिट है, 0 एक बिट है, इसका एब्रीवेशन है स्मॉल b। निबल क्या होता है? जब 4 बिट आपस में मिल जाती हैं, 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन, इसको निबल बोलते हैं। बाइट क्या होता है? 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसको बाइट बोलते हैं। किलोबाइट क्या होता है? 1024 बाइट्स जब मिलती हैं तो 1 किलोबाइट बनता है। इसी तरीके से जब 1024 किलोबाइट मिलती हैं तो 1 मेगाबाइट बनता है। इसी तरीके से जब 1024 मेगाबाइट मिलती हैं तो 1 गीगाबाइट बनता है, ठीक है। इसी तरीके से जब 1024 गीगाबाइट मिलते हैं तो 1 टेराबाइट बनता है। ये चीज़ याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। अगला है स्पीड ऑफ प्रिंटर्स। देखिए जिन प्रिंटर्स में कैरेक्टर पर मिनट प्रिंट होता था उनकी स्पीड CPM से नापी जाती थी, कैरेक्टर पर मिनट। जिन प्रिंटर्स की स्पीड लाइन के अकॉर्डिंग थी उनमें उनकी स्पीड लाइन पर मिनट रखी गई थी। और जो आजकल के प्रिंटर हैं, मॉडर्न प्रिंटर हैं, मतलब इंटेलिजेंट हो चुके हैं, उनके पास अपनी मेमोरी होती है, तो ऐसे प्रिंटर जो होते हैं काफ़ी फास्ट हो गए हैं। तो इनमें जो है पेज पर मिनट के थ्रू इनकी स्पीड जो है मेज़र की जाती है। अगला क्वेश्चन है IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होते हैं? IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो भी डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होती हैं उनको एक जो है नंबर्स मिलता है, वो एक एड्रेस का काम करता है और उसी के थ्रू वो जो है इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं। उसी नंबर को IP एड्रेस बोला जाता है। IP एड्रेस जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड एड्रेस होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। IP एड्रेस सॉफ्टवेयर जनरेटेड एड्रेस होता है। वहीं पे एक एड्रेस होता है मैक एक फ़िज़िकल एड्रेस होता है। मैक का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। जब भी कहीं मैं प्रोटोकॉल बोलूँगा तो आप ये समझ लीजिएगा प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। मतलब कंप्यूटर्स की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं उनके भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उन्हीं को प्रोटोकॉल बोलते हैं। IP एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो मेजरली IP को 2 कैटेगरी में डाला गया। एक होता क्लासलेस IP एड्रेस, दूसरा होता क्लास वाला IP एड्रेस। तो ये जो 2 पार्ट है, मेजर पार्ट, क्लासलेस या फिर क्लास वाला, जो इसी तरीके से फिर IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, ये 2 एड्रेस होते हैं। IP वर्जन 4 जो होगा वो आपका 32 बिट का होगा। IP वर्जन 6 जो होगा 128 बिट का होगा। IP वर्जन 4 तो होगा डेसिमल इसका
रिप्रेजेंटेशन होगा, आईपी वर्जन 6 का हेक्साडेसिमल होगा। आईपी वर्जन 4 जो चूँकि जो है क्लास वाला आईपी एड्रेस है, तो इसमें जो है टोटल 5 क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। तो आईपी वर्जन 4 जो है 32 बिट का एड्रेस होता है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन 3 डॉट से किया जाता है। देखिए यहाँ पे 3 डॉट लिखें, ये 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और हर डॉट से पहले, ये अगर बाइनरी की बात करें तो यहाँ पे एक एक डॉट के मतलब बीच में जो है 8 बिट होंगे। तो 8 बिट यहाँ पे, 8 बिट यहाँ पे, 8 बिट यहाँ पे, 8 बिट यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 32 बिट। इसीलिए बोला जाता है कि आईपी वर्जन 4 जो है 32 बिट का एड्रेस होता। और जब डेसिमल में लिखा होगा तो यहाँ पे डेसिमल के नंबर लिखे रहेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि जैसे कि कोई आईपी एड्रेस लिखा रहेगा, वो पूछ लेगा डायरेक्टली कि ये किस क्लास का है। तो यहाँ पे क्लास पहचानने का तरीका, जो पहला वाला एड्रेस है स्टार्टिंग वाला, ये वाला जहाँ पे ये 128 लिखा है, इस 128 के लिखे होने से क्या समझ में आ रहा है? इसके लिखे होने से ये समझ में आ रहा है कि ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, चूँकि इसकी स्टार्टिंग 128 से 191 के बीच में होगी। यहाँ पे 128 से 191 के बीच का कोई भी नंबर अगर लिखा होता तो आप समझ जाते कि ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। इसी तरीके से एग्ज़ाम में कोई एक एड्रेस लिख देगा और आपसे पूछेगा कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। तो जब जो है 1 से 126 के बीच में नंबर लिखा होगा तो आप समझ जाना क्लास ए है। 128 टू 191 होगा तो आप समझ जाना क्लास बी का है। 192 टू 223 के बीच में होगा तो क्लास सी का है। 224 टू 239 के बीच में होगा तो क्लास डी का है। 240 और 255 के बीच में होगा तो क्लास ई का है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो जनरल पर्पज़ में आईपी एड्रेस यूज़ होते हैं वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के यूज़ होते हैं। क्लास डी और क्लास ई के जो आईपी एड्रेस होते हैं वो जनरल पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ किए जाते हैं। क्लास डी का रिज़र्व होता है, बहुत ही स्पेसिफिक पर्पज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे रिसर्च है या फिर कोई हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको असाइन कर दिया जाता, तो मतलब ये रिज़र्व होता है क्लास डी का। और क्लास ई का जो होता है वो रिसर्च पर्पज़ के लिए रिज़र्व किया गया है। MS एक्सेल के ये जो कुछ शॉर्टकट की हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, देखिए जब MS एक्सेल में जो सेल होता, सेल का मतलब होता है जहाँ पे रो और कॉलम आपस में कट करते हैं, उस चीज़ को सेल बोलते हैं। तो सेल कुछ ऐसा होता है जहाँ पे रो ऊपर से मतलब इधर से रो आएगा और ऊपर ये जो वर्टिकल होगा ये कॉलम, ये आपस में कट करेंगे, उसी पोर्शन को सेल बोलते हैं। तो सेल को फॉर्मेट करने के लिए Ctrl+1 का यूज़ करते हैं। सेल के कंटेंट को बोल्ड करना है तो Ctrl+2, Ctrl+3 से इटैलिक होगा, Ctrl+4 से अंडरलाइन होगा, Ctrl+5 से स्ट्राइक थ्रो होगा। ये कुछ कमांड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरीके से फ्लॉप क्या होता है? जब सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, आप देखते होंगे जब कब न्यूज़ में आता रहता है कि इस कंप्यूटर की स्पीड जो है इतने पेटा फ्लॉप है। तो फ्लॉप का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। अब ये HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, ये वेब ब्राउज़र पे यूज़ की जाती है। वेब ब्राउज़र पे जो कंटेंट होता है वो इसी लैंग्वेज के थ्रू आपको दिखता है। इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, मार्कअप लैंग्वेज का। मार्कअप लैंग्वेज में कई बार जो है पूछ लिया जाता है कि कितनी हेडिंग्स होती हैं, तो मार्कअप लैंग्वेज में टोटल जो है 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेके H6 तक। और सबसे ख़ास बात है, हेडिंग जितनी बड़ी होती जाएगी टेक्स्ट का साइज उतना ही छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो H1 सबसे जो है बड़ा होता है साइज़ के मामले में। अगर H1 हेडिंग है तो उसका साइज़ सबसे बड़ा होगा। H6 है तो उसका साइज़ सबसे छोटा होगा। तो एग्ज़ाम में ये चीज़ डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि H1 और H6 में कौन बड़ा है या कौन छोटा या कौन नॉर्मल है। तो H4 वाला बिल्कुल नॉर्मल है, H6 वाला और जो है एकदम छोटा है, H1 वाला बड़ा है। कंप्यूटर्स को अगर कैटेगराइज किया जाए तो कंप्यूटर बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड।
देखो एनालॉग वो होते हैं जो जिनमें डेटा जो है ग्राफ्स के माध्यम से शो होता है, मतलब एनालॉग का मतलब ग्राफ के माध्यम से डेटा शो होगा। डिजिटल वो होंगे जिसमें डिस्क्रीट डेटा शो होगा, जैसे कि डिस्क्रीट का मतलब आप जैसे जब डिजिटल वॉच देखते हैं जो वहाँ 1 2 3 4 इस तरीके से आपको दिखता है, मतलब डिस्क्रीट। और जहाँ पे ग्राफ के तरह से डेटा दिखेगा, जैसे कि वो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल जाते होंगे तो हॉस्पिटल में जो पल्स रेट जिस डिवाइस पे दिखता है, तो वहाँ पे पल्स रेट जो है ग्राफ के माध्यम से दिखा करता, तो वो एनालॉग है। और इसी तरीके से हाइब्रिड का मतलब होता है कि जिसमें दोनों फीचर हों, डिजिटल और एनालॉग मिक्स फीचर हों, वो हाइब्रिड में आ जाएगा। इस चीज़ का PDF @बेंकोरियम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगला है OSI। देखिए OSI का एक तो फुल फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक मॉडल है, इसमें 7 लेयर होती हैं। कई बार पूछा जा चुका है कि OSI में कितनी लेयर्स होती हैं, तो 7 लेयर होती है। ये एक रेफरेंस मॉडल है, मतलब रेफरेंस मॉडल किस चीज़ का? इंटरनेट पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट पे, मतलब कम्युनिकेशन का मतलब जब भी हम कोई भी चीज़ मैसेज टेक्स्ट करते हैं या फाइल ट्रांसफ़र करते हैं या कहीं भी कुछ भी लॉगिन कर रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। तो ये 7 लेयर होती हैं और इन्हीं के बेसिस पे इंटरनेट काम करता है, इन 7 लेयर्स की बेसिस पे। इन सातों लेयर का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए सबसे पहली लेयर होती फिज़िकल लेयर। देखिए फिज़िकल लेयर, अगली लेयर है डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, और उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन लेयर, और फिर एप्लीकेशन लेयर। ठीक, अब जो ये ऊपर की तीनों लेयर होती हैं इस मॉडल में, OSI मॉडल में, ये सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है इनको। और जो नीचे की तीनों लेयर होती हैं इनको हार्डवेयर लेयर कहा जाता है। ये यहाँ पे ये नीचे की तीनों वाली जो लेयरें हैं ये हार्डवेयर लेयर होती हैं। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट, एक तो कितनी लेयर होती हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और कौन सी लेयर्स को सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, और कौन सी लेयर हार्डवेयर लेयर होती है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से अपने एग्ज़ाम्स में आते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि नेटवर्क IP जो होगा वो किस लेयर पे काम करेगा, तो ये चीज़ याद रख लेना, नेटवर्क लेयर पे काम करेगा। मैक किस लेयर पे काम करता? डेटा लिंक लेयर पे। मैक का फुल फॉर्म होता मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP और UDP काम करेगा, ये चीज़ डायरेक्टली याद कर लेना। TCP का फुल फॉर्म होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP का फुल फॉर्म होगा यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, और नेटवर्क लेयर पे पैकेट काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम काम करते हैं, फिजिकल लेयर पे बिट्स काम करती हैं। बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी कुछ भी नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि OSI मॉडल जो होता है वो रेफरेंस मॉडल है, तो वो रेफरेंस मॉडल है, तो एक्चुअल मॉडल कौन है? एक्चुअल मॉडल ये है TCP/IP मॉडल। इंटरनेट पे जो भी काम हो रहा है वो इस मॉडल के बेस पे काम हो रहा है, TCP/IP मॉडल। OSI मॉडल पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है, TCP/IP मॉडल प्रैक्टिकल में यूज़ किया जाता है, इसके बेसिस पे काम किए जाते हैं। ठीक है, इसको डेवलप किया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ अमेरिका ने। इसमें टोटल 4 लेयर होती हैं। देखिए तो ऊपर की OSI लेयर की तीनों लेयर्स को मिला दो तो उसको एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर इंटरनेट लेयर है, और नीचे की OSI मॉडल की दोनों लेयर्स को मिला के यहाँ पे बना दिया गया नेटवर्क लेयर। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जो है 4 लेयर होती हैं और यही एक्चुअल मॉडल है, इसी के बेस पे जो है काम होते हैं। OSI मॉडल रेफरेंस मॉडल है, उसको सिर्फ पढ़ने के पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। POST का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। DSL का फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन।
W इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, WW का वर्ल्ड वाइड वेब। फादर ऑफ WW के हैं टिम बर्नर्स ली। ईमेल के जो इन्वेंटर थे उनका नाम था रे टॉमलिंसन। कौन एक ऐसा फोल्डर है जो कंप्यूटर में नहीं क्रिएट किया जा सकता। अगर आप कौन नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे तो वो क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये एक रिज़र्व वर्ड है, वो सिस्टम यूज़ करता है, इसलिए इस नाम से फ़ोल्डर नहीं क्रिएट होता। और इंटरनेट के फादर हैं विंडसर्फ। माउस के जो को डेवलप किया था वो किया था डुगलास एगलबार्ट। मॉडर्न कंप्यूटिंग जो है वो है चार्ल्स बेबेज, इसके मॉडर्न कंप्यूटिंग के फादर। WWW के टिम बर्नर्स ली। IANA इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। यही वो एजेंसी है जिससे इंटरनेट पे नंबर असाइन किए जाते हैं। जैसे IP एड्रेस आपको मिला तो IP एड्रेस कोई तो आपको दे रहा होगा, तो वो जो आपको दे रहा है ना वो यही एजेंसी है, IANA इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। SAS का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। IaaS का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। PaaS का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ML का फुल फॉर्म है मशीन लर्निंग। देखिए ये कमांड कुछ लिखे हैं Ctrl+O से। MS वर्ड में जब आप यूज़ करेंगे ओपन होगा, Ctrl+S से सेव होगा, Ctrl+W से क्लोज़ हो जाएगी करंट विंडो, Ctrl+X से कट होगा, Ctrl+C से कॉपी होगा, Ctrl+V से पेस्ट होगा, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल होगा, और Ctrl+Z से अंडू होगा, और Ctrl+Y से रीडू होगा। कंप्यूटर में टोटल जो है 12 फंक्शन की होती हैं, F1 से लेके F12 तक। ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना। बिट का मतलब इट हैज़ टू वैल्यूज़ 1 एंड 0 इज़ कॉल्ड बाइनरी। बाइट का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। निबल का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्वर्स डिजिटल नेटवर्क। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। WIFI का फुल फॉर्म होगा वायरलेस फिडेलिटी, मतलब वाईफाई जिसे बोलते हैं WIFI वाईफाई, जिसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। DSL का फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DPI का मतलब डॉट्स पर इंच, इसका फुल फॉर्म CD का कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, HDD का हार्ड डिस्क ड्राइव। और एसिड का फुल फॉर्म होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। हार्डवेयर क्या होते हैं? देखो कंप्यूटर में जो भी फिज़िकल कंपोनेंट होंगे, फिज़िकल मतलब जिनको छुआ जा सकता है, जिनको आप छू सकते हैं, ऐसे कोई जितने भी पार्ट कंप्यूटर में होते हैं उनको हार्डवेयर की कैटेगरी में डाला गया। जैसे कि मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। अब हार्डवेयर के अंदर भी और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। तो देखिए इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में कहीं ना कहीं डेटा को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये होती हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर। OMR का फुल फॉर्म होता ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR का फुल फॉर्म होता ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सारे के सारे जो है इनपुट डिवाइसेस होते हैं। लाइट पेन जैसे जिससे हम लोग लिखते हैं, मतलब ऑनलाइन अगर जो डिजिटल पेन होता वो भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, उसी चीज़ को बोल रहे हैं लाइट पेन। तो ये इनपुट डिवाइसेस हो गई। इनके नाम जो है आप ज़रूर जो है एटलीस्ट कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इन सब का तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, चूँकि ये डायरेक्ट अपने एग्ज़ाम्स में RRBs में कई बार पूछा जा चुका है। अगला है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में आता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर, ठीक है, कई बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। इन सबको जो है आपको मेमोराइज़ रखना। स्टोरेज डिवाइस में
आपका हार्ड डिस्क आएगा, फ्लॉपी डिस्क आएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क आएगा, पेन ड्राइव आएगा। लेआउट ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड का जो लेआउट होता है वो अभी जो अपना कीबोर्ड है इसको क्वार्टी कीबोर्ड बोलते हैं, तो याद रखना अपने कीबोर्ड का जो लेआउट है ये क्वार्टी कीबोर्ड है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। हार्ड कॉपी का मतलब होता है प्रिंटेड मटेरियल, जब हम लोग प्रिंट कर लेते तो उसी को बोलते हैं हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी का मतलब प्रिंटेड नहीं है लेकिन वो अपने कंप्यूटर में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सारा का सारा मटेरियल जो होता सॉफ्ट कॉपी में आता है, और जो प्रिंटेड फॉर्म में होगा वो हार्ड कॉपी में आएगा। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन प्रोग्राम इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, इसीलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक वर्ड और बोला गया कि हार्डवेयर जो होगा एक टेंजिबल होगा, हार्डवेयर टेंजिबल होगा, सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट का मतलब जिन्हें आप फील कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते हो, तो सॉफ्टवेयर भी वैसा ही होता है, सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको जो है इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड किए गए हैं। पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर असाइन टू एकम्प्लिश वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। मतलब जैसे कि आप देखते होंगे कि कई बार कहेंगे कि ये इस चीज़ का ऐप है, ये इस चीज़ का ऐप है, तो मतलब ऐप है क्या? किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को जो है कैटर करने के लिए एक ऐप डिज़ाइन कर देते हैं, तो वही चीज़ लिखा एप्लीकेशन का मतलब किसी एक पर्टिकुलर टास्क को जो है करने के लिए जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वहीं पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो टू मैनेज मेंटेन कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेस, कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि जो कंप्यूटर में आप कई बार देखते होंगे बैकअप होता, ऑटोमेटिक बैकअप होता विंडो का, तो वो जो बैकअप हो रहा वो कंप्यूटर खुद के लिए सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में बनाए गए हैं वो जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आते हैं वो ये सारे यूटिलिटी में आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं टू रन दी कंप्यूटर एंड हार्डवेयर एंड सिस्टम, मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए एक जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी डिवाइस को रन कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होगी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सके, उसी को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है और इसका ये एग्जाम्पल है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है नेटवर्क टोपोलॉजी। ये क्या चीज़ है? मतलब अरेंजमेंट ऑफ दी वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जब मतलब इंटरनेट के थ्रू हम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं आपस में कनेक्ट, जैसे कि राउटर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है और टैब है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट हैं। तो ये कैसे कनेक्ट होंगी, किस तरीके से कनेक्ट होंगी, उसी चीज़ को टोपोलॉजी में डाला गया है। जैसे कि टोपोलॉजी को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक फिजिकल टोपोलॉजी, दूसरा है लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी में मतलब डेटा किस तरीके से फ्लो होगा विद इन नेटवर्क ये डिफाइन किया जाता। फिजिकल टोपोलॉजी हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कि फिजिकल टोपोलॉजीज़ में डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता और वो किस तरीके से कनेक्ट होंगी डिवाइसेस, उस चीज़ के बारे में फिजिकल टोपोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक केबल होती है, सिंपली एक केबल होती, इस केबल के थ्रू, ये एक बीच में जो दिख रहा है आपको केबल, इस केबल के थ्रू सारे कंप्यूटर्स और जितनी भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होंगी, इसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा? बीच में एक जो है कंट्रोलर होगा, हब होगा और इससे सारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। स्टार मतलब स्टार की तरह, स्टार ऐसे ही तो होता, तो स्टार की तरह ये बना हुआ कि बीच में हब होगा और इसके थ्रू जो है सारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, तो ये स्टार में आ जाएगा। वहीं रिंग में क्या होगा? रिंग जो है उंगली में जब हम लोग रिंग पहनते तो वो बीच में पोर्शन खाली रहता, तो देखिए रिंग ये खाली है बीच में। रिंग में ये सर्कुलर शेप में इस तरीके से है, देखिए
कि वायर से कनेक्टेड है। रिंग की खास बात यह है कि हर एक कंप्यूटर 2 कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, आगे और पीछे भी। ईच डिवाइस कनेक्टेड एग्जैक्टली 2 नेबर्स, ये रिंग टोपोलॉजी में आता है। और इसी तरीके से मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी की खास बात ये क्या है कि हर डिवाइस हर किसी डिवाइस से कनेक्ट होगी, ये प्रॉपरली आपस में मेश होते हैं, मतलब ऑल नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। ये इसमें क्या होगा, सारी की सारी डिवाइसेस, जैसे ये वाला आप कंप्यूटर उठाइए, ये जो डिब्बा बना ये कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर देखिए इससे भी कनेक्ट, इससे भी कनेक्ट, इससे भी कनेक्ट, तो जितने भी कंप्यूटर होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ये टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी में आती है। तो बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ लेगा कि वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड विद अदर्स एवरी कंप्यूटर, तो आप डायरेक्टली जो है आंसर पिक करेंगे मेश टोपोलॉजी, चूँकि हर कंप्यूटर हर किसी कंप्यूटर से कनेक्टेड है। इस तरीके के आसान क्वेश्चन। एक टोपोलॉजी और है, इसका नाम है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी को हायरार्किकल टोपोलॉजी भी बोला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स, एक तो सबसे पहला है मशीन लैंग्वेज। इट इज़ रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में लिखी जाती है लैंग्वेज, और इसको जो है फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। अगली लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इसको सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज बोला जाता है, और इसमें जो है न्यूमेरिक कोड जो है लिखे जाते थे। ये याद कर लीजिएगा कि न्यूमेरिक कोड जो है असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते थे, ठीक है। और बाइनरी के फॉर्म में जो मशीन लैंग्वेज है वो उसमें कोड लिखे जाते थे। और अगली लैंग्वेज आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज आजकल के समय में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि फोर्ट्रान जो है पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी, ये चीज़ याद रखिएगा। और एग्ज़ाम्पल हैं इस चीज़ के हाई लेवल लैंग्वेज के फोर्ट्रान, सी, पास्कल। और ये जो है किसी भी मशीन इंडिपेंडेंट होती हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब ये मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होती। वहीं पे मशीन लैंग्वेज जो होती है वो मशीन पे डिपेंडेंट होती कि इसी पे आप कोड लिखेंगे इस मशीन पे और इसी मशीन पे वो चलेगा। लेकिन आजकल की जो लैंग्वेज है कहीं भी आप कोड लिखिए और किसी भी मशीन में रन कराइए। तो ये चीज़ एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब ये एक लोकल एरिया में काम करते हैं, जैसे कि लोकल एरिया का मतलब आप जो जैसे कि 2-4 बिल्डिंग्स में आप आपस में कनेक्ट हैं तो वो लोकल एरिया में आप कनेक्ट हो गए, इसको लैन बोलेंगे। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब आप पूरे शहर में कनेक्टेड हैं किसी नेटवर्क से, वो मेट्रोपॉलिटन में आएगा। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब कई सारे शहर आपस में कनेक्ट हैं, वो वाइड में आ जाएगा, या कई सारे शहर या कई सारे स्टेट आपस में कनेक्ट हैं तो वो चीज़ वाइड में आ जाएगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क में आप विद इन रूम जो है, जैसे कि आप किसी एक डिवाइस मतलब आप राउटर लगा लिए, उससे कंप्यूटर भी कनेक्ट किए, उससे आप अपना मोबाइल फ़ोन भी कनेक्ट किए, उससे आप अपना टैबलेट भी कनेक्ट किए हुए हैं, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ जाएगा। VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। अगला क्या है, यूनिकास्ट। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट या ब्रॉडकास्ट, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। यूनिकास्ट का मतलब जब भी आप पैकेट डिलीवर टू वन इंटरफेस, देखिए इस चीज़ को मैं बहुत ही आसान भाषा में बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ दैट आपके व्हाट्सएप में आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं, जैसे कि 10 फ्रेंड हैं आपके, तो 10 में से आप चाहते हैं कि मैं किसी एक फ्रेंड से बात करूं, तो आप उसको डायरेक्टली मैसेज करते हैं। तो ये जो डायरेक्टली कनेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, इसको बोलते हैं यूनिकास्ट। आपने डायरेक्टली एक रिसीवर को पकड़ा और उसको मैसेज भेज दिया, ये यूनिकास्ट में आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि एक नहीं, मुझे 2-3 दोस्तों से बात करनी इकट्ठे, तो आप एक मैसेज को डायरेक्टली 2-3 लोगों को भेज दिए, ये चीज़ मल्टीकास्ट में आ जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे सारे के सारे फ्रेंड्स से इकट्ठे बात करनी, तो आप क्या करेंगे, एक मैसेज को लेंगे और सबको भेज देंगे इकट्ठे। वो क्या हो गया, एनीकास्ट, ब्रॉडकास्ट हो गया, मतलब सबके पास चला गया
वो ब्रॉडकास्ट कैटेगरी में चला गया। जैसे कि जब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज डालता हूँ तो सारे अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं सबके पास वो मैसेज चला जाता है, वो मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है। एक बार हमने डाला सबके पास चला गया, तो वो ब्रॉडकास्ट कैटेगरी में आता है। हॉट की क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ दैट व्हेन प्रेस्ड एट सेम टाइम लेट यू क्विकली। मतलब हॉट की क्या होती है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ होती है। जैसे कि ऑल्ट के साथ जब हम कोई दूसरी की दबाते हैं, यूजुअली अ लेटर, जब कोई लेटर दबाते हैं आल्ट के साथ, तो वो एक हमको कोई एक चीज़ ओपन कर देगा। जैसे आल्ट F4 दबाते हैं तो जो आपका प्रोग्राम चल रहा होगा वो बंद हो जाता है। तो इसी चीज़ को, इसी कॉम्बिनेशन को हॉट की बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हॉट की में आता। मेलवेयर, जो मालवेयर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, याद कर लीजिएगा। MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ENIAC इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फुल फॉर्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको जो है, ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, याद रखना। ENIAC पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था और इसका फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें। अगला क्वेश्चन है EDVAC। EDVAC जो है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला है UNIVAC, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एडवांस कंप्यूटर। इसको जो बोलते हैं, इट वाज फर्स्ट कॉमर्शियल पर्पस कंप्यूटर। ये पहला कॉमर्शियल पर्पस कंप्यूटर था, याद रखना। UNIVAC, यूनिवैक, यूनिवर्सल एडवांस कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल W। जब आप कंट्रोल W दबाते हैं तो जो भी करंट विंडो होगी वो क्लोज हो जाएगी, लेकिन जब Alt F4 दबाएंगे तो पूरा का पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाता। WMA का फुल फॉर्म है विंडो मीडिया ऑडियो। WAV का फुल फॉर्म है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। AIFF का फुल फॉर्म है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। इन सब के फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब सिलेक्टेड हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट में जो जूम की कैटेगरी होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो 10% और मैक्सिमम 500 होती है जूम। और एक्सेल में यही चीज़ मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400। ओल्ड नेम जो इंटरनेट का है वो ARPANET होता है, ARPANET था। ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये चीज़ याद कर लेना। ESN का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। MIN का फुल फॉर्म है मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर। BMP का फुल फॉर्म है बिट मैप, इमेज का फॉर्मेट है ये बिट मैप। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रहे कंप्यूटर अवेयरनेस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और अभी और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको जानना चाहिए, और उनके भी क्वेश्चंस मैं कभी न कभी करवा ही दूंगा। तो इस चीज़ का PDF जो है @Bankwarium टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्टली मुझको मैसेज कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। और किसी भी तरीके की अगर एरर होगी तो उसके लिए पहले ही आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।